की दो लेयर्स होती हैं। पहली लेयर नेशंस के बीच की, वो इक्वेशंस बदलती रहती हैं। जैसा आपका हित, जैसा आपका इंटरेस्ट, उस हिसाब से आप अपने रिलेशंस बिल्ड करते हैं। लेकिन जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं, जिसको हम जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की लेयर्स कहते हैं, उनको बदलते बदलते 80-100 साल लग जाते हैं। और आज दुनिया का वो ऑर्डर, यानी कि वो जो नीचे वाली लेयर है, वो बदलने लग रही है। और पिछले कुछ सालों में वो बदलाव और तेज हो गया है। यानी कि दुनिया वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर, जो 1945 के बाद प्राइमरीली जिसमें कि यूएस लीडिंग पोजीशन में था, अब उससे दूर जा रहा है। क्या रशिया अब दोबारा से इमर्ज होगा एज न्यू सोवियत पॉइंट ओ? अब तरीके नए होंगे, लेकिन जो आइडिया है ऑफ डोमिनेंस वो वही होगा जो पहले था। ऐसे कुछ पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। इस वीडियो का पर्पस है कि उसी को एग्जामिन करना। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे बैकग्राउंड कि पास्ट में चल क्या रहा था। जैसे रशिया एट वन पॉइंट, जब हम यूएसएसआर की बात करते हैं, तो आइडियोलॉजिकल मिलिट्री पिलर था दुनिया का। और कोल्ड वॉर के बाद तो एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। एक ऐसा भी समय था कि यूएसएसआर की तकनीक, यूएसएसआर की मिलिट्री यूएसए से भी ऊपर मानी जाती थी। फिर इसी कंपटीशन के दौरान यूएसए ने भी कई बार ऊपर लीड ले ली। फिर फाइनली 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जो आज तक यूएसएसआर जो रशिया है उसमें मानते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, जो एक नेशनलिस्टिक प्राइड थी उस पर ट्रॉमा है। ये होता था यूएसएसआर, जो आज सेंट्रल एशिया आप देखते हैं, जहाँ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एटसेट्रा, वो सब यूएसएसआर का पार्ट था। इधर ईस्टर्न यूरोप, अब यूरोप अलग अलग छोटे छोटे देश बन गए हैं, लेकिन वो भी इसी का पार्ट था। अब वो दोनों पार्ट हट गए और केवल रशिया बच गया। लेकिन यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तो आ गया, जिसमें कि यूएसए ने कहा अब हमारा तरीका ही बेस्ट है। और यूएसए ने कई ऐसे थ्योरिस्ट भी स्टैब्लिश करे, जिससे कि जो नीचे वाली लेयर होती है, जिसको मैं जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की लेयर कह रहा था, कि किस तरीके से दुनिया की इकोनॉमी चलनी चाहिए, किस तरीके से रिलेशंस फोर्ज होने चाहिए, कौन सी चीजें सही और कौन सी चीजें गलत मानी जानी चाहिए, ये अंदर तक बैठा देना, जिससे कि नेशंस इन प्रिंसिपल्स पर एंगेज करें। तो उसको हमने यूनिपोलर ऑर्डर कहा, अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएसए। क्योंकि यूएसए ने कहा भाई जो पिच बनाएगा, जो पैसा खर्च करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ बातें तो माननी पड़ेंगी। लेकिन अब जरा यूएसएसआर पर चलें, तो ज्योग्राफी काफी हद तक यूएसएसआर और आज का रशिया, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी इकोनॉमी को शेप करती आई है। तो अभी जो पुतिन की हम पॉलिसीज काफी समय से देख रहे हैं, तो इज इट ऑल्सो कनेक्टेड टू ज्योग्राफी? कुछ ऐसा ही कहते हैं रॉबर्ट डी कापलान, ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। इनका कहना है ज्योग्राफी इज द रीजन। हम कहेंगे कैसे? वो कह रहे हैं कि देखो यूएसआर की ज्योग्राफी को आप देखेंगे तो यहां पर पूरे फ्लैट है। मतलब जैसे इंडिया को एक नेचुरल बॉर्डर मिला हुआ है, हिमालयाज, एक शील्ड मिली हुई है। क्या रशिया के पास ऐसी कोई शील्ड है? नहीं है। और अगर ये शील्ड नहीं होगी, ये फ्लैट प्लेन्स होंगे, तो इस साइड से यानी कि ईस्टर्न साइड से इस पर अटैक होना आसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस साइड से अटैक आसान होगा? बिल्कुल होगा। इसका ये जो बीच वाला रीजन है, ये फ्रोजन जोन है, तो वहां पर आप हैबिटेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते, मॉडर्न सिटी स्टैब्लिश नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल सेंटर स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो चाणक्य के सिद्धांत में भी जब जनपद की बात की जाती है, तो उसके कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है कि व्हाट दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट। तो यानी कि यहां पर जो एडवांटेज ली जा सकती थी, वो अभी ली नहीं जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है। और इस तरफ लेस डेवलप्ड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यूएसएसआर की डेस्टिनी यहां पर कनेक्टेड है, और यहां पर क्योंकि नेचुरल वॉल्स नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, तो अटैक्स आसान होगा। मंगोल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, नाजी का एग्जाम्पल ले लीजिए, नेपोलियन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तीनों ने इसी एरिया से तो अटैक किया, रशिया के अंदर तक चले गए, क्योंकि कोई वॉल नहीं है। तो ये बात तो पुतिन हिस्ट्री से समझते ही हैं। तो इसको समझते हुए आज वो कुछ ऐसा ही एक्शन लेना चाह रहे हैं, जैसे पीटर द ग्रेट ने एक समय पर लिया था। ये जो इन्होंने ये वाला वॉर किया था, ग्रेट नदन वॉर, मैं इसको मैप से दिखाता हूं आपको। ये है बाल्टिक सी। यहां पर आप देख रहे हैं रशिया, आज एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, ये नेशंस देखते हैं। उनका कहना था कि मुझे इस तरफ एक्सपेंड करना पड़ेगा, सो दैट मेरे पास इस एरिया का एक्सेस रहे। अगर हमारी नेवल प्रेजेंस यहां पर रहेगी, अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपकी अगर कैपिटल है, तो आपकी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपको मिल जाएगी। दूसरा, नेवी स्ट्रांग रहेगी यहां पर,
तो आपके जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं वो भी आसानी से होते रहेंगे। खैर, जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये नेशंस तो अलग हो गए और आज ये नेशंस अपने आप को नेटो का नेशन बताते हैं। तो भाई प्रॉब्लम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? उस समय स्ट्रेटेजिक बफर स्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन अब तो उनके एग्जिस्टेंस पर बात आ गई। तो रॉबर्ट डी कापलान इसको एनालाइज कर रहे हैं कि बात कंक्वेस्ट की नहीं है जो रशिया की पॉलिसी में दिखता है, बात उनके एग्जिस्टेंस की है। नेक्स्ट एंगल आता है नदर्न पार्ट, फ्रोजन पोर्ट्स। और अगर आपको ट्रेड करना है, अपनी नेवल फ्लीट को रखना है, तो उसके लिए यू नीड वार्म वाटर पोर्ट्स, राइट। तो इसी ब्लूप्रिंट से यहां पर हमारे पुतिन के एक्शन दिख रहे हैं। नंबर 1, याद है आपको जॉर्जिया वॉर 2008, कॉकस रीजन, ये रहा रीजन, ये देखिए रशिया का ये वाला पार्ट, यानी कि हम सदर्न वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। इस रीजन को हम कॉकस रीजन कहते हैं, इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, ये वाला रीजन है। तो पुतिन चाहेंगे कि ये बफर बना रहे, यहां से कोई हम पर अटैक ना करे। लेकिन जॉर्जिया अगर वेस्ट अलाइन हो रहा है आफ्टर 1991 और यूएसए अपने वादे से पीछे हट रहा है, वेस्टर्न यूरोप ने, यूएसए ने वादा किया कि नेटो का एक्सपेंशन टुवर्ड्स योर बॉर्डर नहीं होगा, हम ऐसी कोई मिलिट्री अलाइनमेंट नहीं करेंगे आपके पड़ोसी देश के साथ जिससे कि आपको खतरा लगे। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि यार जब तक रशिया को खतरा नहीं बताएंगे तब तक यूएसए के अम्ब्रेला के नीचे ये नेशंस आएंगे कैसे? तो खतरा बताओगे तो आपकी ज़रूरत बढ़ेगी, आपकी ज़रूरत उनके लिए होगी तो आपके हथियार भी खरीदे जाएंगे। तो रशिया ने कहा यार फिर प्रॉब्लम कर रहे हो तुम, तो हमें फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर वॉर हुआ, यहाँ पर ये जो अब्गाजिया रीजन आप देखते हैं, साउथ ओसेशिया देखते हैं, वैसे तो आपको ये जॉर्जिया के मैप में दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर मैप जो है वो वेस्टर्न लेड मीडिया उसने प्रोपेगेट किए हुए हैं। लेकिन अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो दीज 2 रीजन्स ये इंडिपेंडेंट करा दिए थे रशिया ने, लेकिन इंटरनेशनली इनका जो स्टेटस है अभी क्वेश्चनेबल। लेकिन यहाँ पर जॉर्जिया की सरकार चल नहीं रही है, यहाँ पर इनकी अपनी सरकार चल रही है। पुतिन का कहना है ये रिपब्लिक है जी। कुछ लोगों को कनेक्ट हो रहा है क्या यार, 2008 में जो हुआ और 2022 में जो हुआ, ये तो ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट वही है बट बैटल का एरेना दूसरा है। बिल्कुल सही समझे आप। यानी यूक्रेन में जो हुआ उसके बाद लुहांस्क रीजन, डोनेट्स्क रीजन जो पहले यूक्रेन का पार्ट था उसको आजाद डिक्लेयर कर दिया। लेकिन क्या वेस्ट उसको एक आजाद मानेगा, इन दो रिपब्लिक मानेगा? नहीं मानेगा। तो कुछ ऐसा ही यहां पर हो रहा है। 2000 जैसे 2008 में ये हुआ, 2014 में क्रीमिया वाला पार्ट, क्योंकि क्रीमिया ये भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया का बॉर्डर देखिए, अगर क्रीमिया रशिया का पार्ट बना तो इससे ब्लैक सी में रशिया अपनी नेवल फ्लीट को रख पाया, प्लस ट्रेड को आसानी से कर पाया, प्लस ये जो कर्च आप देख रहे हैं, कर्च एरिया, और ये है टेस्मेन, यहाँ पे ये टेस्मेन पड़ता एरिया। तो यहाँ पर जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये है क्रीमियन ब्रिज। तो रशिया ने क्या करा, यहाँ पर पेंशन देनी स्टार्ट करी, सैलरीज देनी स्टार्ट करी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट इनको बना लिया, ट्रेड के लिए रूबल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और ये जो ब्रिज है, कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल कनेक्शन है कि ये रीजन जो है क्रीमिया, ये अब पूरी तरीके से रशिया का ही पार्ट है। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसी को हैंडल करने के लिए ऐसा किया गया। यूक्रेन पर जो 2022 में अटैक हुआ तो वो भी इसी का एक एंगल है, क्योंकि यूक्रेन वॉज इंक्लाइन टूवर्ड्स यूएसए, सेइंग कि नेटो का पार्ट बनना है। तो पुतिन के टूल किट में ये जो स्ट्रेटजी है पुरानी है, लेकिन इसी को वो आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या केवल मिलिट्री के थ्रू एक्सपेंड करके बनेगा यूएसआर 2.0? क्या इस तरीके से वेस्ट का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो जाएगा? केवल इससे नहीं होगा। इस वजह से कुछ और पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोपेगेंडा, आरटी, स्पुतनिक, ये कुछ स्टेट ओन्ड मीडिया हैं जो ऐसी इंफॉर्मेशन को फैलाते हैं पड़ोसी देशों में, जिससे कि वहां प्रो रशिया सेंटिमेंट बिल्ड हो सके। रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट है GRU, जिस पर आरोप भी लगे थे कि जब पुतिन का इलेक्शन था 2016 वाला, तो उस समय पर इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी थी इलेक्शन को, पैसा खर्च किया था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था, जिससे कि प्रो पुतिन क्योंकि ट्रंप माने जाते थे, क्योंकि ट्रंप इज अबाउट बिजनेस एंड पुतिन वाज थिंकिंग कि इनके साथ अलाइनमेंट आसान होगी। तो ये भी इन पर आरोप लगते हैं। खैर, रीयूनिफिकेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या, व्हाट नाउ? इसके बाद आगे क्या होगा? तो देखो, डोनेस्क और लुहांस्क रीजन वो तो इन्होंने आज़ाद डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट पास्ट में आपने देखा कि तो अभी कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर नज़र आ नहीं रहा है। क्या ये इन दोनों से कंप्लीटली बैक ऑफ करके उस स्टेटस पर पहुंच जाएगा जो 2022 वाला है? ऐसा तो लेस लाइकली लगता है। कारण, क्योंकि देखो अगर कहीं पर ऑटोक्रेसी होती है ना, तो लीडर को ना जस्टिफाई करना पड़ता है इन अ वे कि
वो एक कल्चरल प्राइड बने, नेशनलिस्टिक प्राइड बने, तो वो तभी तो उनका मतलब एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बना रहेगा। लोग पुतिन को शक्ति का प्रतीक मानते रहेंगे। तो इस हिसाब से ऐसे ही अभी तो चलता रहेगा। अभी इसका कोई नियर सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। ये है वो कर्च ब्रिज। यहाँ पर ये जो टैमिन बे है, ये न्यूज़ में था, तो ये लोकेशन हमारे लिए काम की है। $3.7 बिलियन का ये इन्होंने खर्चा किया है। बट पॉइंट ये है कि देखो, एम्पायर जो बिल्ड होता है उसमें लगता है पैसा, लेकिन क्या रशिया के पास इतना पैसा है कि वो दोबारा से एक्सपेंड करके यूएसआर वाले सब एरिया को अपने इंटीग्रेट कर लेगा? तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वेस्ट भी उस पर काउंटर करेगा। तो यानी कि तरीका कुछ नया लाना पड़ेगा। तो पुतिन क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ऑब्स्टेकल क्या है? इनका मिलिट्री बजट अभी तक का सबसे हाईएस्ट यू कैन से कैटेगरी बन गई है ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी सैंक्शंस की वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन कमाई कम हुई है। तो अभी इनको क्या करना है, अभी मैं बात करता हूँ। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई एनालिसिस आपका छूटेगा नहीं। इस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। अगर आपको तैयारी अपनी शुरू करनी है तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी यहाँ पर। रशिया की इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रेन में है, लेकिन कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो रशिया का अभी भी मतलब स्ट्रेंथ डिस्प्ले करती हैं। एग्जाम्पल, 45 ऐसे नेशंस हैं जहां अभी भी रशिया वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। सेकंड हाईएस्ट वेपन एक्सपोर्ट अकॉर्डिंग टू सिप्री दुनिया में रशिया के ही हैं। वो तब कर पा रहा है जब $300 बिलियन के जो रशियन एसेट्स हैं उसको तो वेस्टर्न नेशंस ने फ्रोजन कर दिया है। जब इंटरनेशनल इसके ट्रांजैक्शंस को स्विफ्ट ने डिसअलाउ कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, तब जाकर रशिया भी ऐसा कर पा रहा है। शैडो फ्लीट रशिया के पास है, ठीक है भाई, उसके थ्रू हम इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्रीज पे जो सैंक्शन है उसको बाईपास करके करते रहेंगे, लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशन है ना, वो सैंक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। अब उस समय यूएसआर अपने आप को जो एक्सपेंड कर रहा था, आपके पास कुछ ऐसा था जो लोगों को लगता था कि उनके लिए सोल्यूशन है। वो थी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। वो था एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो कह रहा था आपके देश के गरीब, आपके देश के वर्कर्स सब हमारे साथ आए, यूएसएसआर के इस ड्रीम को पूरा करें। सुना है आपने कभी कॉमिंटर्न के बारे में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में, जो लेनिन लीड कर रहे थे एक टाइम पर? तो उस समय मतलब जो रशिया के पास था वो एक ग्लोबली एट्रैक्टिव पिलर बना रहा था रशिया को, उस समय की यूएसएसआर को। लेकिन क्या आज कम्युनिज्म एक ऐसा अट्रैक्टिव पिलर है? क्या आज आइडियोलॉजी की वजह से नेशन साथ आएंगे? नहीं। अब जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आर मोर प्रोमिनेंट देन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस। आज पैसा, आपकी इमीडिएट इंटरेस्ट, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो भाई जैसा समय, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। प्लस रशिया को आज माना जाता है कि आप तो एंटी वेस्टर्न सिविलाइजेशन बन गए हैं, तो अगर हम आपके साथ आएंगे तो हम क्या पाएंगे? प्लस आपका यूएसआर 2.0, ये तो आपका नेशनलिज्म को स्ट्रांग करेगा ना, हमें क्या मिलेगा? लेकिन अगर रशिया को जीतना है तो रशिया को औरों को भी साथ लाना पड़ेगा, और उनके लिए इस गेम में क्या है वो भी बताना पड़ेगा। तो रशिया कुछ तो ऐसा ऑफर कर रहा होगा, तभी तो वो नेशंस को साथ ला रहा है। तो अब रशिया कह रहा है कि देखो, अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो वैसा नहीं होगा जैसा वेस्ट है। वेस्ट में यूएस प्रेशराइज करता रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसमें यूएसएसआर एक की पिलर बनेगा, रशिया का एक्सपेंड करके आइडिया ऑफ यूएसआर। लेकिन इसके अलावा इंडिया भी एक की पिलर होगा, चाइना भी एक की पिलर होगा। रशिया का मानना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कंपीट नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? रशिया के पास डिफेंस है, रशिया के पास फ्यूचर जियोपॉलिटिकल जो हॉटस्पॉट है, यानी कि नदर्न पोलर रूट, आर्कटिक, उसमें सबसे बड़ा लेवरेज है। दाव कहां पर लगाया जाता है? प्रेजेंट पे या फ्यूचर पे? फ्यूचर पे। अगर कोई आज आपके काम का है लेकिन कल वो काम का नहीं है, और आज वो आप पर प्रेशर बना रहा है जैसे कि यूएसए, कल ज्यादा काम का आपका रशिया हो सकता है। इसी वजह से यूएसए कितना भी प्रेशर बना ले, इंडिया रशिया से बैकआउट नहीं करेगा, क्योंकि रशिया का फ्यूचर है। रशिया को भी ये बात पता है। तो आज के हालात से किसी को जज नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में समय बदलने वाला है, राइट? तो इसी वजह से वी नीड टू थिंक कि हाँ, रशिया डिफेंस, ऑयल एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आर्कटिक, इन सब वजह से जरूरी है। चाइना टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इंडिया टैलेंट पूल, इंडिया सॉफ्टवेयर, इंडिया नॉन वेस्टर्न डिजिटल सॉल्यूशंस लाइक यूपीआई, आधार। आज फिलीपींस जो है आधार बेस्ड आइडेंटिटी नेटवर्क को समझकर अपने यहां कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, हमसे हेल्प ले रहा है। यूरोपियन यूनियन के कई देश और सरप्राइज की इतने बड़े स्केल पर इतना लो कॉस्ट ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन हो कैसे सकता है?
मैनी अफ्रीकन नेशंस वांट्स टू हैव दिस। और देखिए, अगर आपका ट्रांजैक्शन सिस्टम मतलब एडेप्ट कर रहे हैं बाकी देश, तो ये आपके वर्चस्व को शो करता है। अगर जैसे आप यहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वैसे उन देशों में आप आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकें, तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग द ईज, एंड ईज ब्रिंग्स नेशंस टुगेदर। इससे बड़ा एडहेसिव, इससे बड़ा स्ट्रेंथ कुछ नहीं होता। चैलेंज यहाँ पर यह है कि वो भी तो पीछे नहीं होंगे ना वेस्ट, क्योंकि उसका डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पर येलो रिबन मूवमेंट, ऐसी आतेश, ये पैट्रियटिस्ट, ये एक्चुअली ग्रुप है, पार्टिसन ग्रुप, जो खिलाफ लड़ रहा है रशिया के, बट रशिया के पास भी अपने पिलर्स हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यूनिपोलैरिटी के खिलाफ दुनिया है, दुनिया है। इसी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पर जो वेस्ट का आइडिया है वही ब्रेक हो रहा है। फ्रांस, वी आर नॉट गोइंग टू टू द लाइन्स ऑफ यूएसए, हम यूएसए के हिसाब से नहीं चलना चाहते। तो पुतिन इज सेइंग, लो यार, मैं क्या तुम्हें ब्रेक करूं, तुम तो खुद ब्रेक हो रहे हो, नेटो का पार्ट बन रहे हो। पुतिन कह रहा है मैं क्या तुम्हें ब्रेक करूं, नेटो का मेंबर टर्की, वो S-400 हमसे ले रहा है। नेटो मेंबर को तो विशेष सुविधाएं हैं नेटो देशों से हथियार लेने की, वो तब भी हमसे ले रहा है। तो रशिया कह रहा है पैटर्न को समझिए कि अल्टीमेटली कुछ बदल रहा है, तभी ऐसा हो रहा है कि नहीं? जो सोवियत स्टाइल अलायंस था पुराने वाला, अब वो नहीं, क्योंकि नया समय है। तो सोवियत 2.0 एक लूजली अलाइंड अलाइनमेंट होगा। लूजली अलाइंड मैंने कहा क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है ना, वी आर नॉट इन टाइम ऑफ अलाइनमेंट्स एंड अलायंस लाइक अलाइनमेंट, वी आर इन टाइम ऑफ मल्टी अलाइनमेंट ना, जहां से जो हित पूरा होगा हम उस तरफ होंगे। अगर इस तरफ हित ज्यादा पूरे होंगे, इंडिया की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होगा, तो जाहिर सी बात है हम उस तरफ होंगे। तो इस वजह से लूजली अलाइंड जो है वो एक ग्रुपिज्म यहां पर स्टैब्लिश होगा। मिलिट्री एंड डिफेंस कैपेबिलिटी हर किसी को चाहिए, तो ये रशिया यहां पर सपोर्ट करेगा ही। चाइना का एडवांटेज देखिए क्या है। चाइना, ताइवान, अब चाइना कह रहा है ताइवान कभी भी आपको अपने अंडर ले लेंगे। ताइवान 60% ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करता है, अराउंड 90%, मतलब अगर मैं 60% ज़्यादा मिनरल रेयर अर्थ मटेरियल की बात करूं, और अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन में हर एक एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर लें, तो मतलब चाइना इज हैविंग द लीड, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर सीधा सा दिमाग में रखना चाहते हो तो कोई, क्योंकि इतने सारे डेटा, अब मल्टीपल डेटा रटने की जरूरत नहीं आंसर में लिखने के लिए, इतना तो याद रख सकते हो, मोर देन 60% सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन ताइवान, मोर देन 60% ओवरऑल ग्लोबल अर्थ प्रोडक्शन, ग्लोबल रेयर अर्थ मटेरियल प्रोडक्शन, वो चाइना। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में चाहे AI बेस्ड मॉडल्स हैं, यू नीड ह्यूज डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स, यू नीड EVs, हर जगह आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर चाइना इसमें एक एडवांटेज रखता है तो इट इज़ बेटर कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसे रिलेशंस को स्थापित करें कि अपना नुकसान ना कराएं लेकिन दूसरे से मैक्सिमम फायदा उठा लें। इसी को कूटनीति कहते हैं। एक्सप्लोर करो कि तुम कैसे उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो, एक्सप्लोर करो कि वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगा, राइट? मीडियन एज 28.1, जबकि यूरोप में, USA में आप देख रहे हैं बढ़ रही है। तो यानी कि दुनिया के टैलेंट पूल यहीं पर है कि नहीं? तो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ऐसा कह सकते हैं कि चाइना का हार्डवेयर और इंडिया का सॉफ्टवेयर, ये दो कॉम्बिनेशन, इसी वजह से मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री है। डिजिटल सिल्क रोड आपको स्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए यू नीड डेटा सेंटर्स, यू नीड सैटेलाइट्स, यू नीड 5G नेटवर्क। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको दोनों चाहिए, तो उसमें भी चाइना इज ऑलरेडी इन्वेस्टिंग, राइट? तो अब पर्सपेक्टिव ये डेवलप हो रहा है कि अगर आप चाइना को टेम कर लें कि भाई अपने पड़ोसियों के इंटरेस्ट पर हैम्पर ना करें, उनकी सॉवरेनिटी के जो कंसर्न है उनको सॉल्व कर ले। भाई अगर बॉर्डर पर कुछ इश्यूज को सॉल्व करके तुम्हें इकोनॉमिक ज़्यादा फायदा हो सकता है तो उसको सॉल्व करो, लेकिन इस पर हम ये रिलाय नहीं कर सकते। रीज़न, क्योंकि ये हमारा फोकस एरिया है कि ऐसा करो, बट जब भी देश की सुरक्षा की बात होती है तो वर्स्ट पॉसिबल दिमाग में रखकर ही रिश्ते स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, हम इस पर काम करेंगे, DSR को स्टैब्लिश करेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे, सोवियत 2.0 अगर स्टैब्लिश हो रहा है उसमें बेनिफिट लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि हम लेक्साइडल एटीट्यूड में आ जाएंगे। अब इसमें सपोर्टिंग कास्ट में और भी नेशंस हैं, क्योंकि वर्ल्ड की बात हो रही है ना। मिडिल ईस्ट में सऊदी, UAE, ईरान, 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। सऊदी ऑलरेडी इन टॉक्स विद ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमिक फोरम अंडर द लीडरशिप ऑफ रशिया। भाई साहब, इससे बड़ा झटका क्या होगा इस बात USA के लिए कि USA सऊदी को अपना पिलर मानता रहा है मिडिल ईस्ट का, और वो क्लोजली अलाइंड होता जा रहा है, ये अपने रिलेशंस को और बेटर करता जा रहा है विद दिस फोरम। तो यानी कि
कुछ तो चेंज हो रहा है। यूएई सिमिलरली, एक तरफ यूएई कहता है अरे हम तो I2U2 का पार्ट हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूएई कहता है अरे रशिया चाइना हम आपके साथ भी क्लोज होंगे, रशिया चाइना इंडिया हम आपके साथ भी क्लोज होंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा, इंडिया भी तो यही बैलेंसिंग कर रहा है, और इस बैलेंसिंग में हम धीरे धीरे उस तरफ शिफ्ट होंगे जहां पर एडवांटेज ज़्यादा है। ईरान को आप जानते ही हैं, ईरान ब्रिक्स प्लस का पार्ट, ईरान SCO, ईरान अल्टीमेटली रशिया चाइना इस एक्सेस का पार्ट। तो कहने का मतलब ईरान यूएई ब्रिक्स का पार्ट, ये अपने आप में सिग्नल कर रहे हैं। सऊदी अरब ऑलरेडी शिफ्ट हो रहा मतलब ईस्ट की तरफ अलाइंड होता जा रहा है। इंडिया रशिया मतलब ईरान रशिया है, उनकी ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्योंकि ईरान कह रहा है हमारे खिलाफ भी सैंक्शन, तुम्हारे खिलाफ भी सैंक्शन, चलो साथ हो जाएं और मिलकर इस सैंक्शन को बाईपास करें। इंडिया का ट्रेड यूएई के साथ देखिए $84 बिलियन 2022-23 का डेटा। हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। तो यानी कि ये देश भी अब धीरे 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 नए वर्ल्ड ऑर्डर की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डॉलर के अलावा जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया, आसियान नेशंस, आप सबको पता है कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी कहलाई जा रही है, और उसका सेंटर कौन होगा? आसियान। आसियान नेशंस बैलेंस की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि उन्हें यूएसए के खिलाफ भी नहीं जाना, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा भी नहीं करना कि चाइना, यूएसए या और देश नाराज हो जाएं। दे आर ऑल्सो लुकिंग अप टू इंडिया कि यार इंडिया, जहां पर हमारा आसियान देश इंडोनेशिया वो एक्चुअली ट्रीटी साइन करके बैठ गया यूएसए के साथ, जिस पर आज तक सवाल हो रहे हैं ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी कि ये लॉस मेकिंग ट्रीटी है इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया प्रेशर में आ गया, बट इंडिया प्रेशर में नहीं आ रहा। इंडिया इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। तो आसियान इज ऑल्सो लुकिंग अप टू इंडिया। इंडिया और आसियान का ऑलरेडी FTA भी है, और दैट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल FTAs दैट वी हैव डन। तो आसियान इज ऑल्सो कमिंग इन टू द लूप। वियतनाम, म्यांमार, दीज आर ऑल्सो पिलर्स। आप खुद ही सोचिए, म्यांमार, चाइना और आपका रशिया, ये तीनों का अलाइनमेंट भी ऐसा है, वो समझ रहे हैं कि यार तुम्हारे सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से तुम्हें जो ठीक लगता हो म्यांमार वो करो। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी अगर तुम्हारे देश में काम नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सारे तुम्हारे देश में ग्रुप्स बने हुए हैं जो देश को तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पर आयरन हैंड से काम चलेगा तो आयरन हैंड से ही काम चलेगा। बाकी दुनिया कहे कि हो क्रिटिसाइज करेगी डेमोक्रेसी क्यों नहीं आई, तो उनको ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता ना। तो दैट इज़ वॉट द वे दे आर सपोर्टिंग। और हम इस वजह से हैं क्योंकि भाई म्यांमार हमारे भी काम आता है, क्योंकि जब म्यांमार के जंगलों में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर हमला किया जाता है तो म्यांमार की आर्मी कहती है आप यहाँ पर आकर भी हमारे साथ ऑपरेशन कीजिए, यहाँ से हम इनको अलग से मारते हैं, तो हमारे लिए तो फ़ायदा है। तो यहाँ पर एक अलाइनमेंट है हमारा कि भाई हम यूएसए की जो बातें हैं क्रिटिसाइजिंग म्यांमार, हम वो नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि आपकी ग्राउंड की रियलिटी क्या है। ये वेस्ट वाले हैं जो बात करते हैं कि जो मिलिट्रलिज्म है दैट इज़ गोइंग टू हार्म द ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़। हम जानते हैं पहले तो देश को अपनी इनसिक्योरिटी डिलेमा को हैंडल करना पड़ेगा जो अंदर से स्थिति खराब हुई हुई है। अफ्रीका अब 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी कहलाई जाती है, लेकिन इससे नेक्स्ट सेंचुरी अफ्रीकन सेंचुरी कहलाई जाती है। अब वो अफ्रीका बदल रहा है, जो पहले से कहा जाता था कि इट कैन बी अंडरमाइंड, धीरे धीरे बदल रहा है। घाना, सेनेगल, ऐसे देश जिनका आप नाम भी नहीं समझते, सोचते थे कि यार ये तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, साहिल रीजन के नेशन है, यहाँ तो बस रेबेलियन हो रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आ रही है, वहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो रहे हैं। रवांडा, 60% जो पार्लियामेंटेरियंस है वो वेमेन है, वही रीजन जो एक समय जेनोसाइड के लिए जाना जाता था। और जैसे जैसे कहीं पर इंस्टीट्यूशंस यानी कि गवर्नमेंट, लोगों का पार्टिसिपेशन वो स्ट्रांग होता है, फिर वो देश इनसे कहते हैं हमें चाहिए अपना हक, अब हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे केवल। तो अगर यहाँ पर एक न्यू कॉन्फिडेंस इमर्ज हो रहा है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ अलाइन कौन हो रहा है? ये वाला ग्रुप हो रहा है जिसमें रशिया, इंडिया, चाइना है। इंडिया ने $12.3 बिलियन का ऑलरेडी कंसेशनल लोन दिया हुआ है 42 अफ्रीकन कंट्रीज को। चाइना वहाँ पर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जिस पर ऑलरेडी सवाल उठता है कि भाई तुम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कर रहे हो। और रशिया कहता है भाई तुम्हें डिफेंस भी तो चाहिए, कब तक इन पे डिपेंडेंट रहोगे। तो इसका मतलब है बिग इंफ्रा कंसेशनल लोन कैपेसिटी डेवलपमेंट वो इंडिया कर रहा है, बिग इंफ्रा चाइना कर रहा है। हम भी इंफ्रा पे फोकस कर रहे हैं, जैसे हमारे एफर्ट्स हैं जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, बट हम ऐसे इंफ्रा पर काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल हो, जो उन्हीं के लोगों के लिए नौकरियां पैदा करे। तो इंडिया इज ह्यूजली रेस्पेक्टेड इन दीज अफ्रीकन कंट्रीज। रशिया वो मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अफ्रीका के देशों को भी हम साथ लेकर आ रहे हैं, राइट। साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो ऑलरेडी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, जो आ रहा है, उसका इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट क्या होगा? देखो, US डॉलर डोमिनेशन डिक्रीज हो रही है, चाहे उसमें बायलैटरल एक्सचेंज हो,
ऑफ योर ओन करेंसीज फॉर डूइंग ट्रेड, अपने ट्रेड के लिए अपनी करेंसी का इस्तेमाल करना, या फिर क्लियरली कहना डी डॉलराइजेशन करेंगे। स्विफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस को साइडलाइन करना, ऐसे अरेंजमेंट्स को, जैसे आपने नाम सुना है CIPS। अभी एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ आपको। जो PPP GDP है ब्रिक्स का, अगर PPP पे देखें तो उसने ऑलरेडी सरपास कर दिया G7 को। ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनका ओवरऑल जो ग्लोबल GDP है वो 36% है ग्लोबल GDP का। सोचिए, अपने आप में इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। सिप्स देखिए, चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, कई लोग कहेंगे क्या ही चलता होगा, ये तो हमें पता है ना, वो रशिया चाइना के बीच में ट्रेड आसान हो जाए, जो स्विफ्ट है उसको बाईपास कर लें, उसके लिए क्या होगा। जरा इसका ट्रांजैक्शन वॉल्यूम जरा देखिए आप। 2023 में 123.06 ट्रिलियन युआन और 175.49 ट्रिलियन युआन 2024 में। अब ये वाला फैक्ट देखिए आप, कितने देशों के साथ सिप्स का इस्तेमाल कर रहा है चाइना, 121 देशों के साथ। कितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक के साथ, 15-14 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने सुना होगा कि स्विफ्ट का अल्टरनेटिव, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में पिक्चर आई होगी, हाँ रशिया चाइना के बीच में होगा सिप्स का इस्तेमाल, है ना, और क्या कर लेंगे, स्विफ्ट ही है भाई साहब। स्विफ्ट को तो इतनी तेज़ी से ये रिप्लेस कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की एक्सेप्टेंस के बेसिस पे ये बाकी नेशंस को भी इसमें इक्वालिटी देंगे, तो जाहिर सी बात है थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ऐसी डिजिटल करेंसी पर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, ये इस पर भी वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब डिजिटल करेंसी से क्या होगा कि इंस्टेंट पेमेंट्स होंगे, और जो डिपेंडेंस है इंटरमीडियरी की वो रिड्यूस हो जाएगी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी कैसी होगी, तो न्यू इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो इंडो पैसिफिक की होगी। ऑलरेडी हमारे पास ये स्कॉलर हैं एडम पॉसन, इनका कहना है कि अब वो समय गया कि आप कहोगे मेजर इकोनॉमिक सेंटर, मेजर डेवलपमेंट कहाँ है, आप कहोगे अरे वो तो यूरोप में है, USA में है, कनाडा में है। कहेंगे पुरानी बात होने लग रही है वो, क्योंकि अब अटलांटिक से इकोनॉमिक पावर शिफ्ट होती जा रही है इंडो पैसिफिक में। अगर इंडो पैसिफिक में इकोनॉमिक पावर शिफ्ट, तो समझ लीजिए जियोपॉलिटिकल पावर भी वहीं होगी, मिलिट्री पावर भी वहीं होगी। तो इसी वजह से ऐसे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट होगा। न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करें तो देखो, वेस्ट अपनी मिलिट्री अलायंस नेटो की बात करता है, कोशिश करता है कि नेटो जैसे ग्रुप्स यहां पर भी हों। हालांकि उसने कोशिश करी क्वाड बनाए, ऑकस बनाए, लेकिन इंडिया क्या क्वाड को मिलिट्री एंगल से देखता है? नहीं देखता। तो उसका मतलब क्या है, इंडिया समझ रहा है कि तुम्हें पता है कि अब इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक का कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, तो तुम जो तुम्हारे लिए वहां पर काम किया, तुम यहां पर आकर वही काम हमारे कंधे पर बंदूक रख के कराना चाहते हो, वो यहाँ ना चल पाएगा। हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है, हमें इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी भी देखनी है, और चाइना पर एक कंट्रोल बना रहे, तो उसके लिए तुम्हारे साथ हाथ भी मिलाना है। तो दिस इज व्हाट इंडिया इज डूइंग। तो आई थिंक अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि यहाँ पर इस सोवियत 2.0 में 3 देश क्रूशियल हैं, इंडिया, चाइना, रशिया। तीनों का अपना अपना एडवांटेज वाला एरिया है, और मल्टीपोलर है। ये वन नेशन लेड मॉडल को रिजेक्ट करता है। यहाँ पर चाइना के कंसर्न को हमें मैनेज करना है, क्योंकि थिंग्स आर नॉट यू कैन से टोटली, हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सही चलेगा। तो इस वजह से हमें बैक ऑफ द माइंड कुछ स्ट्रेटजीज साथ साथ चलानी पड़ेंगी, जो हमेशा से चलानी पड़ती है, राइट। क्योंकि आप सबको पता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। व्हाट आर परमानेंट? आर परमानेंट इंटरेस्ट्स।